So hey guys, I'm back this week and you're watching my channel। तो भाई चालू करते हैं फटाफट से, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है बीकॉम प्रोग्रामर और बीकॉम ऑनर्स के लिए बनने जा रही है सीरीज। ठीक है भाई, हाँ जी, चाहे आप सेमेस्टर 3 में हो चाहे सेमेस्टर 5 में हो, आपके लिए वीडियो एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या नाम है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये आखिरी वीडियो बनने जा रही है और उसके बाद आपका चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 17। ठीक है, और नाम है चैप्टर का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन चेंजिंग एनवायरमेंट। ठीक है, यानी जो एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से काम करता है जब एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। यानी कि हम सीखेंगे क्या होते हैं जब हमने एचआरएम करना चालू किया तब से लेके अब तक कैसे कैसे एनवायरमेंट जो होता है चेंज कर रहा है या फिर किस तरीके से काम करता है चेंजिंग एनवायरमेंट में एचआरएम। ठीक है भाई, हाँ जी। और लास्ट वीडियो है तो भाई आखिरी बार बस एक बार बोलना पड़ेगा कि अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है भाई, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो और आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स है, मेरी राइटिंग में नहीं है क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है भाई, और मेरे को जानता है, पता है भाई मेरे को ठीक है, तो आप कमेंट में लिखना मत कि राइटिंग गंदी है। ठीक है, हाँ मेरे को पता है भाई, छोटा छोटा लिखा है तो आप जूम करके आराम से देख लोगे। ठीक है, वो सब पता है तुम्हें। हाँ, शुरू करते हैं फिर फटाफट और खत्म करते हैं लास्ट की वीडियो आपकी और आपका पूरा चैप्टर नंबर है 17। थोड़ा बड़ा चैप्टर है भाई बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, एचआरएम का चेंजिंग एनवायरनमेंट में कैसे काम करता है तो आराम से समझेंगे, थोड़ा हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ जी, शुरू करते हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन एचआरएम। आपको याद होगा कल हल्की सी झलक दे दी थी, मतलब लास्ट टॉपिक में आपको हल्का सा बताया था क्या 1991 में पॉलिसी आई थी, क्या बोलते हैं, एलपीजी पॉलिसी। ठीक है ना, हाँ जी, 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके अंदर पहला वर्ड आता है भाई लिबरलाइजेशन। ठीक है, दूसरा वर्ड आता है प्राइवेटाइजेशन, अगला वर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन। एल मतलब होता है लिबरलाइजेशन, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ना लाइसेंस हटाया था। क्या हटाया था? लाइसेंस हटा दिया था गवर्नमेंट ने, याद है? क्या बोलते हैं, 1947 में देश आजाद हुआ था और 1956 में हम एक पॉलिसी लेके आए थे। वैसे तो 1951 में आई थी हमारी पहली पॉलिसी, 1951 में पहली पॉलिसी आई थी। ठीक है, हाँ जी, 1956 में हम पॉलिसी लेके आए थे जिसका नाम था आईपीआर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल क्या लिख दिया ये, आईटीआर बोल टीआईआर बोल दिया। हाँ जी, आईपीआर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म। ठीक है भाई, हाँ जी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के लिए हमने पॉलिसी लेके आए थे जिसके अंदर हम क्या किया था, गवर्नमेंट ने सारी चीजों पे पाबंदी लगा दी थी। यानी कि अगर कोई कंपनी खोलना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और सारे लाइसेंस किसके लिए थे? गवर्नमेंट के लिए थे। मतलब सारी चीजें को, सारे बिजनेस पे कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट किसी को जल्दी से लाइसेंस नहीं देती थी, बहुत ज्यादा आपको क्या बोलते हैं मेहनत करनी पड़ती थी लाइसेंस लेने के लिए। लेकिन 1991 के अंदर पॉलिसी आई एलपीजी, एल के अंदर लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइसेंस को हटा दिया। अब ज्यादातर चीजों के लिए आपको लाइसेंस लेना नहीं पड़ता। लाइसेंस जो लेना पड़ता है मुश्किल से 3 या 4 चीजों के लिए, जैसे कि मेडिकल अगर आपको शॉप खोलनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री शॉप, दुकानदार है ना, या फिर हॉस्पिटल खोलना उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको अगर क्या बोलते हैं बम बनाने हैं आर्मी के लिए, या फिर कोई आपको क्या बोलते हैं बंदूकें बेचनी है या फिर लाइसेंस, इन सब के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तीसरी चीज आपको अगर क्या बोलते हैं शराब वराब बेचनी है या फिर लीकर का कोई काम है आपका, ठीक है, ड्रग्स का कोई काम है आपका, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, चौथी चीज जो रेलवे है, रेलवे को लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, वैसे तो रेलवे गवर्नमेंट धीरे धीरे बेच ही रही है, मगर इन सब चीजों के लिए आपको क्या लेना पड़ता भाई, लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है भाई, हाँ जी, तो लिबरलाइजेशन की वजह से एचआरएम पे क्या इफेक्ट पड़ा वो अब सीखेंगे। लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने सारे लाइसेंस हटा दिए। अब सारे लाइसेंस गवर्नमेंट ने हटा दिए, यानी कोई भी इंडिया का इंसान जो होगा, प्राइवेट सेक्टर वाला इंसान, वो उसके अंदर आ सकता है, यानी कि वो बिजनेस करना चालू कर सकता है। अब इस वजह से लोगों को कॉन्फिडेंस मिलने लग गया कि भाई पहले गवर्नमेंट के काम करती थी तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती थी सारी चीजें कंट्रोल। अब क्या बोलते कोई भी प्राइवेट इंसान आएगा अपना बिजनेस चालू करेगा और क्या बोलते कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो इस वजह से बहुत सारे बिजनेस अपने देश में आने लग गए। इसकी वजह से भी, और जो जी था, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी विदेशी कंपनियां भी हमारे देश के अंदर आने लग गई। तो हमारे देश में कंपनियां बहुत सारी आ रही थी, फर्म्स बहुत सारी खुल रही थी, इंडस्ट्री बहुत सारी आ रही थी, प्रोडक्शन बहुत सारा होता। तो इसके लिए हमें जरूरत है एम्प्लॉयज की, आसान है। तो बहुत सारे एम्प्लॉय को नौकरी भी मिलने लग गई और बहुत सारे एम्प्लॉयज को नौकरी मिल रही है, तो उसके लिए जरूरत है भाई हमें एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। आसान है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी किसके लिए? एम्प्लॉयज को जॉब्स देने, मतलब ठीक से काम करवाने के लिए। आसान है ना, हाँ जी। तो अब से नहीं, हमें जरूरत है कब से, 1991 से, जब से पॉलिसी आई थी लिबरलाइजेशन की, एलपीजी पॉलिसी, तब से हमें किसकी जरूरत है? एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, ताकि क्या हो सके, हम ठीक से मैनेज कर सके अपने एम्प्लॉय में, अपने फर्म में, अपने क्या बोलते हैं बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज को। ठीक है भाई, जिससे क्या इफेक्ट होगा, जिससे उनकी स्किल्स बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, यानी कि और ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना जब हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा तो। हाँ जी, उसके बाद गोल ओरिएंटेड, यानी जो
काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं वो क्या रहेंगे, हमेशा गोल ओरिएंटेड पे काम करेंगे, यानी कि गोल के पीछे ही भागेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। ठीक है भाई, हाँ जी। तो मैनेजमेंट जो होता है, एचआरएम जो होता है, वो इन सब चीजों को चलते हैं फुलफिल करने में हेल्प करता है। आगे चलते हैं, बात आती है वर्कफोर्स डाइवर्सिफिकेशन। अब ये वर्कफोर्स क्या होता है? वर्कफोर्स मतलब होता है, देखो अगर आपने गलती से इकोनॉमिक्स पढ़ी है बचपन में, एक बार चेक कर लो भाई थोड़ा साइड का एरिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा भाई, थोड़ा सा कहाँ पे लिखें, यही पे लिख दूं तो मिटा दूंगा बाद में, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अगर आपने बचपन में भी सीखा है, सुनिए, दुनिया में होते हैं पॉपुलेशन, क्या होती है? पॉपुलेशन। मान लेते हैं एक देश में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं, जितने भी देश में पॉपुलेशन है, मान लेते हैं देश में 100 लोग हैं, ठीक है, उनमें से कुछ लोग होंगे जो काम करना चाहते हैं, जो वांट्स है, जो काम, सॉरी उल्टा बोल दिया, दोबारा समझिए। मान लेते हैं देश में टोटल पॉपुलेशन है 100 की, यानी देश में कितने लोग रह रहे हैं? हमारे देश में 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देश में, हमारे देश में पॉपुलेशन कितना है? 100। आगे चलते हैं, पॉपुलेशन। हाँ जी, तो 100 लोगों में से दो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं, मतलब जिनके पास वांट्स है काम करने की, और वो लोग जो काम करना नहीं चाहते, जिनके पास वांट्स नहीं है काम करने की, इच्छा नहीं कर रही है जिनकी काम करने की, आसान है, वो लोग अलग होते हैं। जिनकी काम करने की इच्छा नहीं है और जिसकी काम करने की इच्छा है, वो लोग अलग होते हैं। जो काम करने की इच्छा होती है ना जिनके पास, उनको बोलते हैं लेबर सप्लाई। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो थोड़ी सी बचपन में 11वीं 12वीं क्लास में, तो वहां पे था। तो जिसकी काम करने की इच्छा होती है उसे क्या बोलते हैं? लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई अब दो तरह की होती है, जो काम करने के लिए इच्छुक है लोग, वो दो तरह के होते हैं। पहले वो हो सकते हैं एबल, यानी काम करने के योग्य हैं, और दूसरा अनेबल, यानी वो काम करने के लिए एबल नहीं है, वो काम करने के योग्य नहीं है। जैसे 18 साल से छोटे बच्चे, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन वो काम करने के लिए एबल ही नहीं है। समझ में आया भाई? हाँ जी, तो जो काम करने के लिए एबल होते हैं इनको बोलते हैं लेबर फोर्स। क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स। जो काम करना चाहते हैं और काम करने के लिए एबल है उसे क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स। और जो काम करना नहीं चाहते या फिर काम करने के लिए एबल है या नहीं, हम उन्हें गिनते ही नहीं। ठीक है भाई? अच्छा, जो काम करना चाहते हैं उनमें भी दो पार्ट होते हैं। पहले वो लोग जिनको काम मिला हुआ है, और वो लोग जिनको काम नहीं मिला हुआ, यानी जिनको वर्क मिला हुआ है और जिनको वर्क नहीं मिला हुआ। आसान है? जो जिनको वर्क मिला हुआ है, यानी कि जिनके पास इच्छा भी है काम करने की और काम करना भी चाहते हैं और काम करने के लिए एबल भी है, काम करने और काम भी मिला हुआ है, ये तीनों चीजें जिसके पास होती हैं उसे हम बोलते हैं क्या? वर्कफोर्स। क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स। दूसरी भाषा में बोले जाए तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयड। आसान है? और जो काम करना नहीं चाहता, सॉरी, जिसके पास काम नहीं है उसे बोलते हैं क्या? अनएम्प्लॉयड। आसान है? उसे क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड। थोड़ा सा डिफरेंस समझ रहा, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अनएम्प्लॉयड और क्या बोलते हैं बाकी चीजों में। सुनिए, क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड क्या होता है? वो इंसान जो काम करना चाहता है, जो काम करने के लिए एबल है, लेकिन उसे क्या होता है? काम नहीं मिल रहा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अनएम्प्लॉयड। अब ऐसा बच्चा नहीं है जैसे जो काम करना है नहीं चाहता, तुम उसको बोल दो भाई बेरोजगार है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे दादा भाई 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने काम किया है, लेकिन अभी जिंदा तो है ना। हाँ जी, वो मंत्र जपते हैं, अब क्या बोलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, भगवान का ध्यान लगाते हैं, और वो आराम से पेंशन वेंशन सैलरी वैलरी, मतलब काम कर चुके पूरा, मतलब पूरी जिंदगी बिता दी उन्होंने काम में। अब वो पेंशन वेंशन लेते हैं और आराम से खाते पीते हैं, अभी क्या टाइम पास कर रहे हैं। क्या वो काम करना चाहते हैं इस टाइम पे? नहीं, वो काम करना नहीं चाहते इस टाइम पे। तो ये नहीं है अब तुम जाके उनसे बोलोगे ये तो अनएम्प्लॉयड है, ये तो बेरोजगार है, इसको नौकरी दिलवाओ। ऐसा नहीं है भाई, वो काम ही नहीं करना चाहते तो इसको अनएम्प्लॉयड में नहीं गिना जाता। आसान है? पूरी जिंदगी उन्होंने काम में बिता दी, तो इसको बेरोजगार नहीं बोलते कि अब वो खाली अपना आराम कर रहे हैं जितनी उनकी सैलरी आई है उससे, तो उसको बेरोजगार नहीं बोलते। ऐसी जो बच्चा काम करने के लिए एबल ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जांपल दिया था, 18 साल से जो ऊपर होते हैं वो काम करने के लिए एबल हो जाते हैं, लेकिन जो 18 साल से नीचे, क्या वो काम करने के लिए एबल है? नहीं है ना, काम करने के लिए एबल ही नहीं है वो, क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूव ही नहीं किया उन्हें कि वो काम करने के लिए एबल है। तो मान लो कोई मेरी भाई बहन है जो कि क्या बोलते हैं 18 साल से छोटे हैं, क्या वो काम करने के लिए एबल है? नहीं है ना, और उन्हें तो जाहिर सी बात है काम भी नहीं मिलेगा। तो आप ये नहीं है कि 5 साल के बच्चे के पास जाओगे, अरे तेरे को काम नहीं मिल रखा, तू दूध पी रहा है बैठ कर, चल रहे जा जॉब पे काम करना चाहिए, या फिर अरे बेरोजगार हो गया तू, क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयड हो गया तू। समझ में? अनएम्प्लॉयड उनको भी नहीं बोलते, यानी अनएम्प्लॉयड किसको नहीं बोलते? जो काम करना नहीं चाहता और जो काम करने के लिए एबल भी नहीं है, इनको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलते। बेरोजगार केवल उसको बोला जाएगा जो काम करना चाहता है, जो काम करने के लिए एबल है, फिर भी उसे काम नहीं मिले, उसे क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड। यानी मैं काम करना चाहता हूं, ठीक है, और मेरे पास हुनर भी है काम करने का, मैं एबल हूं पूरी तरीके से काम करने के लिए, फिर भी मेरे को क्या बोलते हैं बार बार दौड़ने पे भी मेरे को काम नहीं मिल रहा, कहीं पे ढूंढने पे काम नहीं मिल रहा, तब बोलेंगे कि मैं बेरोजगार हूं, वरना बेरोजगार नहीं होते। समझ में आया भाई?
हाँ जी, जैसे इन्वेस्टर लोग होते हैं, उनके उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लाखों करोड़ रुपए उनके वहां से आ रहे हैं, जरूरी थोड़ा है कि वो काम करें तभी आप उनको बोलोगे भाई हाँ भाई क्या बोलते हैं ये एम्प्लॉयड है, वो आराम से कमा रहे हैं भाई। जैसे बड़े बड़े लोग हैं या फिर जो इन्वेस्टर है सारी उन्होंने कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया, अब आराम से बैठ के खा रहे हैं कंपनियों में से इन्वेस्टमेंट जो डिविडेंड के तौर पर मिलता है, जरूरी नहीं है उन्हें काम करना। तो ये थोड़ी ना बोल दो भाई अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, कोई काम नहीं कर रहा, भाई उनके पास पहले से ही काम है, ठीक है भाई। हाँ जी, वो आराम से खाने का काम कर रहे हैं। तो इस वजह से जो काम करना चाहते हैं, जो काम करने के लिए एबल है और जो काम नहीं मिल रहा उन्हें, फिर उसे क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड, ठीक है। हाँ जी, और जिनको काम मिला हुआ है उसे क्या बोलते हैं, वर्कफोर्स। तो मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयड वर्कर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वर्कफोर्स। और जितने भी वर्कफोर्स होती है हमारी कंपनी के अंदर, जितने भी काम करने वाले लोग हैं हमारी कंपनी के अंदर, वो क्या होते हैं भाई, डाइवर्सिटी। सुनिए, हमारी कंपनी के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नता, यानी कि अलग तरीके के लोग पाए जाते हैं। जैसे कोई एज के हिसाब से अलग हो सकता है, जैसे कि मान लो क्या बोलते हैं, कोई 16 मतलब कोई 18 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 60 साल का है, मतलब अलग तरीके के उसमें लोग होते हैं। जैसे कि कैटेगरी के हिसाब से अलग होते हैं, SC ST OBC जनरल, इन सब के हिसाब से अलग होते हैं, माइनॉरिटी के हिसाब से अलग होते हैं, तो अलग तरीके से अलग होते हैं। इसको बोलते हैं वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, जब हमारे एम्प्लॉय अलग अलग होते हैं। पढ़ते एक बार, इट मीन्स एम्प्लॉयर sorry उल्टा पढ़ दिया, it means employees of an organization differ from each other in terms of age, gender, education, language, value, culture, etc. मतलब कि इसका मतलब होता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, क्या बोल रहा हूँ, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की क्या मतलब होता है कि हमारी एम्प्लॉय में जो काम मतलब हमारे ऑफिस में जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि एज के हिसाब से अलग हो गया, कल्चर के हिसाब से अलग हो गया, ठीक है भाई। हाँ जी, जेंडर के हिसाब से अलग हो गए, लैंग्वेज के हिसाब से अलग हो गए, तो अलग अलग तरीके के क्या हो सकते हैं, डाइवर्सिटी मिल सकती है आपको। अच्छा भाई, इंप्लीकेशन, HRM की इंप्लीकेशन कैसे है, यानी HRM को कहाँ पे यूज करवाया जाता है और क्यों करवाया जाता है। आपको पता है हमारे यहाँ पे क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है, यानी अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं, अलग अलग एज के लोग मिलते हैं और उनसे अलग अलग तरीके से काम भी करवाया जाएगा। तो जिस तरह के लोग हैं जिस उस तरह का काम करवाया जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई एक्सपीरियंस्ड वर्कर है तो उससे लेबरी का काम करवाएंगे क्या, नहीं, उससे क्या बोलते हैं, मेजरी का काम करवाएंगे, यानी कि उससे अच्छे पद पे बैठाएंगे उसे, ताकि वो एक्सपीरियंस के तौर पर बता सके कि इसको क्या काम करना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। आसान है। हाँ जी, कोई फ्रेशर आया उसको लेबरी का काम करवाएंगे क्योंकि उसको पता ही नहीं है कैसे काम क्या होता है, तो पहले वो सीखे कैसे काम होता है। समझ में आया भाई। हाँ जी, तो अलग तरीके से काम करवाना ही क्या कहलाता है, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आसान है। तो इंप्लीकेशन क्या होगा भाई, इससे बेटर हेल्थ फैसिलिटी, यानी कि HRM क्या करता है, HRM प्रोवाइड करता है इन सभी लोगों को बेटर हेल्थ फैसिलिटी उनकी योग्यताओं के हिसाब से। छोटा बच्चा है तो उसके अलग अलग फैसिलिटी की वांट्स होती हैं, उसको अलग अलग चीजें चाहिए। कोई बड़ा क्या बोलते हैं एडल्ट है तो फिर उसको अलग अलग चीजों की आवश्यकता है, और जो कोई मेजर होगा उसको और चीजों की अलग अलग आवश्यकता होगी। तो उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, HRM का। सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिफॉर्म, उनको एक साथ रखने का काम किसका होता है, HRM का। उनसे बातचीत करवाने का काम या फिर उनसे क्या बोलते हैं कोई दिक्कत होती है उनकी, वो सुनने का काम किसका होता है, HRM का। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग गोल्स, और उनको गोल समझाने का, जो टॉप मैनेजमेंट के बंदे हैं या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो गोल डिसाइड किया है, वो गोल डिसाइड करके उनको बताने का, उनको समझाने का कि हमारे ये काम है और इस तरीके से आपको करना है, वो सारा काम किसका होता है, HRM का। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत अच्छा टॉपिक था, थैंक यू सर अगर आपने समझा दिया, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है ये सब चीजें समझाने में, और अगर समझ में नहीं आया तो बेड़ा गर्क हो जाता सब चीज। तो इसके लिए आप तो बोलोगे नहीं, मैं बोलता हूँ थैंक यू भाई। ठीक है, हाँ जी, लास्ट वीडियो है आपकी, बहुत अच्छे, शुरू करते हैं। अगला होता है भाई डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग मतलब क्या होता है, डाउन साइजिंग मतलब होता है निकालना या फिर एम्प्लॉय को हटाना, वहां से जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है वहां से हटा दो या फिर ऑफिस से निकाल दो, बिजनेस से निकालना, इसको बोलते हैं डाउन साइजिंग। यानी कि अपने एम्प्लॉय, जो हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मान लो 100 काम कर रहे हैं तो 100 में से हम उसका साइज कम कर दें, यानी हमारे पास एम्प्लॉय 80 ही काम करें, यानी हमने डाउन साइज नहीं कर दी, 20 एम्प्लॉय को निकाल दिया ऑफिस में से। ठीक है भाई, हाँ जी। इट मींस रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करना, कम करना। ठीक है, हाँ जी। थ्रू प्लान्ड एलिमिनेशन ऑफ पोजीशन एंड जॉब्स, यानी कि अलग अलग तरीके से, मतलब कि जैसे इलॉन मस्क ने किया, अभी आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने ट्विटर एक्वायर किया, ट्विटर जैसे उन्होंने एक्वायर किया उसके बाद ही उन्होंने आधे से ज्यादा, मतलब आधे लगभग एम्प्लॉयज को क्या दिया, निकाल दिया। आसान है। हाँ जी, उन्होंने क्या चेक किया, उन्होंने ये देखा कि ना एम्प्लॉय में मान लो 4000 बंदे काम कर रहे हैं, तो जो बेस्ट तरीके से काम करते हैं ना एफिशिएंट वे में, वो केवल 2000 ही बंदे काम कर रहे होते हैं, बाकी तो इधर उधर टाइम पास कर रहे होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने देखा जो एफिशिएंट वाले बंदे केवल उनको रखेंगे, बाकी जो क्या बोलते हैं जो नॉन एफिशिएंट वाले बंदे हैं उनको निकाल दिया जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी।
तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है डाउन साइजिंग क्या होता है, अपने एम्प्लॉय में जो जो एफिशिएंट दिखा रहे हैं एम्प्लॉय, जो जो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उनको रखना, और जो क्या बोलते हैं हमको लगता है कि ना इससे हमारा कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है इनको एम्प्लॉय को रखने से, हायर करने से, इतनी प्रोडक्टिविटी आ नहीं पा रही है, तो अपनी एम्प्लॉइज का जो साइज है वो ज्यादा ना रख के उसकी डाउन साइजिंग करना, यानी कि उनको कम करना है। सीधी बात, एम्प्लॉइज को निकालना क्या कहलाता है, डाउन साइजिंग कहलाता है। आगे चले भाई, हाँ जी, बात आती है दो तरीके होते हैं डाउन साइजिंग के। पहला चीज, हम क्यों करते हैं डाउन साइजिंग, ओवर स्टाफिंग। मान लो अगर कंपनी में ओवर स्टाफिंग हो गई है, बहुत सारे एम्प्लॉय बढ़ चुके हैं, तो उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं लोगों को। अगला, मैन मशीन। अगर हमारा रेशियो जो था मैन मशीन का वो चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल के तौर पे पहले हम 2 मैन रखते थे एक मशीन पे, अब हम रखना चाहते हैं एक मशीन पे 1 ही आदमी, तो हमारे पास एक आदमी फालतू है ना, तो उसको निकाल सकते हैं हम। तो मैन मशीन का अगर रेशियो है, अगर वो चेंज हो रहा है, तो उस रेशियो के चेंज होने पर क्या कर सकते हैं हम, डाउन साइजिंग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं लोगों को काम पे से। अगला, आउटसोर्सिंग। अगर कुछ ऐसा काम है जो पहले हम क्या करते थे, लेकिन अब हम चाहते हैं इस काम को आउटसोर्सिंग से करवाएं, यानी किसी और कंपनी से करवाएं, तो उस टाइम पे उन एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम अपने एम्प्लॉय को क्या कर सकते हैं, डाउन साइजिंग कर सकते हैं। आसान भाई, हाँ जी, ये 3 तरीके हैं इस मेथड में डाउन साइजिंग करने के लिए। अगला, पिटफॉल। अगला क्या होता है, लो मोरल, यानी कि किसी एम्प्लॉय की गलती पे भी आप डाउन साइजिंग कर सकते हो। जैसे कि कुछ एम्प्लॉय हैं जिनका मोरल हमेशा क्या रहता है, लो रहता है, तो आप उनका मोरल हाई नहीं कर पा रहे, ठीक है भाई, तो इस वजह से आप डाउन साइजिंग कर सकते हो, उन एम्प्लॉय को निकाल सकते हो। अगला, स्किल बेस। उनकी स्किल्स जो है ना वो थोड़ी कम है, इस वजह से आप क्या बोलते हैं, उनसे काम नहीं करवा सकते उतना, तो आप निकाल सकते हो आराम से उन्हें। परफॉर्मेंस बेस पे, वो उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे या फिर इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे जिस तरीके से हमें काम करवाना है उनसे, तो भाई आप निकाल सकते हो, अपने एम्प्लॉय को क्या कर सकते हो, डाउन साइजिंग कर सकते हो अपनी फॉर्म को। आगे चलते हैं, बात आती है भाई वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। बहुत कम ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं हम ना किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट देते हैं या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट देते हैं। रिटायरमेंट या तो होती है 60 साल के बाद पूरी रिटायरमेंट, या फिर क्या बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या कहती है, यहाँ पे कहती है हम किसी एम्प्लॉय को ना थोड़े समय के लिए रिटायरमेंट दे सकते हैं, यानी कि पहले वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, मान लो एक टाइम ऐसा आ गया जिस टाइम पे उसकी जरूरत नहीं है, तो हम 1-2 साल के लिए उसे क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट दे सकते हैं कि वो 1-2 साल बाद वापस आ जाएगा। बहुत कम जरूरत पड़ती है ऐसी रिटायरमेंट की, 1-2 साल भी ज्यादा बोल दिया, 1-2 महीने की रिटायरमेंट होती है ऐसी, और वो भी बहुत कम पड़ती है जरूरत, ठीक है। हाँ जी, इसे क्या बोलते हैं, इसे दूसरे नाम से बोलते हैं भाई वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को, दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसे, गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक मतलब यहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, और जो दूसरा एम्प्लॉय होता है, दोनों गोल्डन तरीके से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एम्प्लॉय चाहता है थोड़ी छुट्टी लेना, तो इस वजह से उसको भी क्या बोलते हैं फुलफिलनेस मिल जाती है, या फिर वो भी क्या बोलते हैं खुश हो जाता है कि भाई हमें क्या मिल रही है, वॉलंटरी रिटायरमेंट मिल रही है, कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए छुट्टी मिल जा रही है, या फिर 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए छुट्टी मिल जा रही है, मैं काम कर सकता हूँ अपने गाँव में जो भी काम होगा, शादी वादी अपनी बहन भाई को वो करवा सकता हूँ, ठीक है। हाँ जी, और दूसरा एम्प्लॉयर को भी छुट्टी मिल जाती है। कई बार क्या बोलते हैं एम्प्लॉयर चाहता है कि भाई इस टाइम पे प्रोडक्शन हमारा कम होता है, डिमांड हमारी कम होती है, तो फिर हम एम्प्लॉय को निकालना चाहते हैं, तो उस टाइम पे सैलरी वैलरी कम देनी पड़ेगी अगर हम निकाल देंगे एम्प्लॉय को, ठीक है। हाँ जी, तो रिटायरमेंट करवा देते हैं ताकि 1-2 महीने की रिटायरमेंट है, 2 महीने बाद जब काम की जरूरत पड़ेगी तब वापस आ जाइए भाई, आसान है ना, ठीक है। इसे बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई होते हैं। इससे दिक्कत क्या होती है, इशू क्या होती है भाई, ज्यादा एडवांटेज होते नहीं, तो इशू पे पढ़ते हैं। दिक्कतें क्या होती हैं, पहले नीड ऑफ क्या बोलते हैं VRS, क्या बोलते हैं हमें देखना पड़ेगा भाई क्या नीड है, मतलब क्यों जरूरत है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें जरूरत है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की, क्योंकि कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के बारे में पता ही नहीं होता कि क्या बोलते हैं जरूरत क्यों पड़ती है इसकी। या तो पूरी रिटायरमेंट करोगे इस एम्प्लॉय की, या फिर क्या बोलते हैं मतलब रखे रहो काम पे उसे, ठीक है। ये 2 महीने के लिए रिटायरमेंट कोई जल्दी से करता नहीं है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें कब करना चाहिए, या फिर अब हमें जरूरत है भी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को अपनी भाई बहन की शादी करवानी है, और मैं चाहता हूँ कि भाई काम भी मतलब पैसा भी कमाता रहूं और ऊपर से शादी भी हो जाए मेरे भाई बहनों की, मतलब वो भी करवा पाऊँ, तो ऐसा दोनों चीजें नहीं हो पाती ना। तो मैं सोचता हूँ या तो शादी करवाने जाऊंगा तो काम की छुट्टी मिल जाएगी, मतलब कि पैसे नहीं मिलेंगे, और क्या बोलते हैं अगर काम कर रहा हूँ तो फिर मेरे को शादी नहीं करवा पाऊंगा। तो इस वजह से वॉलंटरी रिटायरमेंट काम आती है यहाँ पे, और वॉलंटरी रिटायरमेंट कहती है आपको मैं छुट्टी दे रहा हूँ, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, मतलब एक तरीके से रिटायर कर दिया, आपको निकाल दिया यहाँ से कंपनी से, आप जाओ बहन की शादी कराओ, 2 महीने बाद वापस आना, आप उसके बाद क्या बोलते हैं ज्वाइन कर सकते हो आराम से। तो भाई ये तो हर किसी को पता है, हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से सैलरी तो नहीं मिलेगी ना, तो इसलिए वो अप्लाई नहीं करते क्या बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। मतलब पता ही नहीं चलता कि हमें जरूरत क्या है उस चीज की। अगला, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इससे हमारी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पता ही नहीं चलती, क्योंकि जब वो एम्प्लॉय जा रहा है, एम्प्लॉयर को पता ही नहीं चलता कि हमारी कॉस्ट बचेगी या नहीं बचेगी। जब एम्प्लॉय जा रहा है तो जाहिर सी बात है मान लो कोई प्रोडक्शन करवाना पड़ गया, कोई दूसरा एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, तो एक की कॉस्ट गई और दूसरी की कॉस्ट बढ़ गई, आसान है ना। तो इससे पता ही नहीं चलता पाता कि कॉस्ट हमारी कम हो रही है फिर बढ़ रही है। आगे चलते हैं, डिसीजन द स्कीम सॉरी डिजाइनिंग द स्कीम। हम यहाँ पे
दिक्कत क्या होती है यहाँ पे डिजाइनिंग करने में भाई, स्कीम की हमको पता ही नहीं चलता कि हम कितने टाइम के लिए रिटायरमेंट दें, कितने टाइम तक हमारा प्रोडक्शन हो पाएगा, कितने टाइम तक दोबारा बिजनेस चालू हो पाएगा ठीक से, ठीक है। तो हम बता नहीं पाते भाई 1 महीने के लिए रिटायरमेंट है, 2 महीने के लिए रिटायरमेंट है, तो फिर भाई डिजाइनिंग करने में स्कीम की दिक्कत आती है, ये स्कीम अप्लाई करने में दिक्कत आती है। अगली चीज कन्वेंसिंग ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन को कन्विंस करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ट्रेड यूनियन जो होता है वो काम करता है अपने एम्प्लॉय को काम देने का, जो क्या बोलते हैं वो बोलते नहीं है एम्प्लॉय की एक संगठन होता है, एम्प्लॉय का संगठन क्या चाहता है हर हमारा जितने भी एम्प्लॉय है हमारे यूनियन के अंदर वो सारे के सारे लोगों को क्या मिले, काम मिले। लेकिन जब आप निकाल रहे हो किसी एम्प्लॉय को तो ट्रेड यूनियन भड़क जाता है, वो कहता है इसको निकाला तो दूसरे को काम रखो, समझ में आया? हाँ जी, तो इस तरीके से हमें दिक्कत आती है उनको कन्विंस करने में इस स्कीम के अंदर कि हम रिटायरमेंट कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, समझ में आया? हाँ जी, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है चेंजिंग रोल इन एचआरएम, चेंजिंग रोल ऑफ एचआरएम। एचआरएम किस तरीके से अपने रोल चेंज कर रहा है, एचआरएम को क्या क्या काम करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। कभी कभार एचआरएम को बना दिया जाता है प्रोडक्टिविटी के लिए, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। तो एचआरएम क्या काम करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। कभी तो खुद एम्प्लॉय मतलब लेबर बन के काम करना पड़ता है, कभी लेबरों को मोटिवेट करना पड़ता है ताकि वो प्रोडक्शन क्या करें, बढ़ाएं। आगे चलते हैं एम्प्लॉय कमेटी। कभी कभार भाई एम्प्लॉय कमेटी को संभालना पड़ता है, जितने भी एम्प्लॉय हैं हमारे पास काम करने के लिए लड़ाई बड़ाई होती है तो उसको डिस्प्यूट को सॉल्व करना पड़ता है। अगली चीज रिस्पॉन्सिवनेस, हर चीज का रिस्पॉन्स किसके ऊपर दिया जाता है भाई, एचआरएम के ऊपर। जो भी बिजनेस मालिक होता है वो जाके सीधा एम्प्लॉय से बात नहीं करता कि एम्प्लॉय ने तुमने दिक्कत कर दी, तुमने लड़ाई क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, वो सीधा एम्प्लॉय को वो एचआरएम को बोलता है, एचआर को बोलता है कि भाई आपकी वजह से आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको एम्प्लॉय को देखभाल करने के लिए लगाया गया था और आपकी वजह से लॉस हो रहा है। अगले चलते हैं भाई सर्विस सेक्टर। एचआर को जो है ना भाई एचआरएम एक तरीके का सर्विस सेक्टर है, तो ये ना तो कोई प्रोडक्टिविटी दिखा पा रहा कि भाई कि अब मैंने इतना प्रोडक्शन कर दिया, मैंने ये काम कर दिया, ना ही कुछ कर पा रहा जो शो कर पाए। ये सर्विस सेक्टर है, खाली सर्विस देता है, तो इस वजह से दिखा नहीं सकता कि मैं कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ और कितने बेकार तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, तो सर्विस सेक्टर की तरह काम करना पड़ता है इसे। आउटसोर्सिंग एचआरएम, कई बार कुछ कंपनी वाले क्या कर लेते हैं भाई एचआरएम बाहर से करवा लेते हैं, तो एचआरएम बाहर से करवा लेते हैं, यानी कि दूसरी कंपनियों के बंदों को कर लाते हैं और बोलते हैं हमारी कंपनी के एम्प्लॉय जो है ना इनको मैनेज करो, क्योंकि छोटी कंपनी होती है खुद अफोर्ड नहीं कर सकती कि एचआरएम को खुद करें वो, ठीक है। हाँ जी, अगला चलते हैं ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। क्या करना पड़ता है एचआरएम को, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट करना पड़ता है, मतलब इंसानों का मैनेजमेंट करना पड़ता है। जो ह्यूमन होते हैं ना, इंसान जो होते हैं वो एक तरीके से कैपिटल होते हैं बिजनेसमैन के लिए, पैसे कमा के देते हैं जो कि, ठीक है, उनका मैनेजमेंट करना पड़ता है किसको, एचआरएम को। तो ये सब काम करने पड़ते हैं किसको, एचआरएम को। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है, आउटसोर्सिंग करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, एम्प्लॉय को कमेटी को संभालना पड़ता है, एचआरएम करना पड़ता है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट करना पड़ता है। आसान में। हाँ जी, अगली चीज आती है टॉपिक पे आते हैं भाई। अब ये लास्ट टॉपिक आ गया और उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका खत्म, लगभग आधा चैप्टर। देखते हैं भाई कभी वीडियो पॉज हो गई हो, दिक्कत ज्यादा हो जाएगी वरना। चलो ठीक है, पॉज नहीं हुई, शुक्र है भाई। हाँ जी, शुक्र दें। और लास्ट टॉपिक आता है आपका, चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा पूरा। नाम आता है भाई ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये मान लो एचआरएम जो काम करता है ना, अब वो काम हम किससे करवा रहे हैं, कंप्यूटर से करवा रहे हैं। एचआरएम जो काम करता है उस काम को किससे करवा रहे हैं, कंप्यूटर से करवा रहे हैं। उसी कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है उसको बोला जाता है क्या, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। आसान है, यानी कि जितने भी इंसानों की, एम्प्लॉयज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करके उस पर काम करने का सारा काम किसका होगा भाई, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का होगा, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इज ए सिस्टमैटिक डिजाइन टू सप्लाई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए, एफिशिएंट तरीके से मैनेज करने के लिए चीजों को रिक्वायर्ड होती है किसकी, इंफॉर्मेशन की, सप्लाई की, मतलब इंफॉर्मेशन लगातार बहती रहे, समझ में। हाँ जी, जितने भी एम्प्लॉय को दिक्कत हो रही है या फिर कोई चीज चाहिए उन्हें या फिर कोई चीज जरूरत है उन्हें, ठीक है। हाँ जी, तो वो बातचीत करेंगे और वो चीज बातचीत किसका सुनना होता है, एचआरएम का सुनना होता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सुनना पड़ता है। और वो बातचीत किस तक पहुंचानी पड़ती है, बिजनेसमैन तक, ताकि वो क्या कुछ डिसीजन ले पाए, कुछ एक्टिविटी कर पाए उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आसान है ना। हाँ जी, और इसी काम को अगर हम किसी सिस्टम के थ्रू करवा रहे हैं या फिर किसी कंप्यूटर के थ्रू करवा रहे हैं तो वो क्या काम कहलाता है, वो कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी एचआर का काम, एचआरएम का काम अगर हम किसी कंप्यूटर से करवा रहे हैं तो उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। आसान भाई, शुरू करते हैं। तो कंप्यूटराइज्ड एचआरएम, सॉरी कंप्यूटराइज्ड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या बोलते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं वो बता रहे हैं। तो ये क्या काम करता है, रिक्रूटमेंट, मैन पावर, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, यानी जो भी काम आपने पढ़ा था ना एचआरएम का होता है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो ना चैप्टर्स, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, स्टाफिंग हो गया, मेंटेनिंग हो गया, जॉब एप्लीकेशन क्या बोलते हैं, जॉब अप्रेजल हो गया या फिर जॉब इवोल्यूशन हो गया या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया। जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं एचआरएम की, एचआरएम को ये काम करना पड़ता है, वो सारा काम किसको करना पड़ेगा भाई, कंप्यूटर सिस्टम को करना पड़ेगा, कि कंप्यूटर को करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस रिसर्च हो गया, जॉब एनालिसिस हो गया, जॉब डिजाइन हो गया, ये सारा काम जिसको करना पड़ेगा, कंप्यूटर को करना पड़ेगा।
आसान है, जितना भी बताया दोनों, जितना भी काम एचआरएम करता है वही काम किसको करवाओगे, किससे करवाओगे, कंप्यूटर से। तो उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को अपने पास डाटा को अपने पास स्टोर करता है और काम करता है उनके लिए, ठीक है भाई। तो फंक्शंस क्या होते हैं इसके, क्या काम करता है ये डाटा कलेक्ट करता है एम्प्लॉय से और डाटा को मैनेज करता है। डाटा को मैनेज किस तरीके से करता है, प्रोसेसिंग करता है, स्टोरेज करता है। प्रोसेसिंग क्यों करता है भाई, मतलब कि इसको देखना पड़ता है ना भाई, मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस एम्प्लॉय ये इस दिन आया था या नहीं आया था, ये सब चीजें प्रोसेसिंग में होती है। अगली चीज स्टोरेज में, वो स्टोरेज में यूज करता है भाई, क्या बोलते हैं आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे आई क्लाउड हो गया, आजकल तो गूगल भी प्रोवाइड कर रहा है आपको स्टोरेज, जैसे 15 GB फ्री की मिलती है ना वैसे। तो स्टोरेज कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। उसके बाद रिट्रीवल यानी उनके निकालने का काम करता है। वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं एम्प्लॉय को निकालने की, मगर एम्प्लॉय को निकालना भी पड़ता है ना, वही किसका काम होता है, मैनेजमेंट का। वही काम कौन करता है, ये यहाँ पे ये करता है, कौन करता है, हाँ जी HRIS, ठीक है भाई। HRIS काम करता है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है किसका, प्रोसेसिंग का, स्टोरेज का, रिट्रीवल का और इवोल्यूशन का। यानी कि उनमें कोई चीज चेंज करनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उन सब का काम भी कौन करेगा, यही HRIS। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी, जो HRM काम करते थे वो सारे काम किसके आ गए, HRIS के आ गए। बस वो कंप्यूटर सिस्टम बन गया एक तरीके से। नीड ऑफ HRIS, तो HRIS की जरूरत क्या है, पहली चीज प्रोसीजर के लिए और फंक्शंस को पूरा करने के लिए। जो काम HRM करता था उस काम को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत है भाई, हमें HRIS की जरूरत है। अगली चीज डेवलपमेंट करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनसेशन यानी कि सैलरी प्रोवाइड करने के लिए, और मेंटेनेंस टेक्निक क्या बोलते हैं, हाँ जी सॉरी अलग अलग बढ़ा दिया भाई से, ये मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है भाई। और राइटिंग थोड़ी खराब है तो ध्यान से समझ, अबे कहाँ खींच दिया यार, समझ गए ना तुम, हाँ जी मेंटेनेंस के लिए। तो भाई 10 सेकंड बैक करके फिर देख लेना क्या लिखा हुआ था। तो मेंटेनेंस के लिए जरूरत पड़ती है हमें किसकी, अपने बिजनेस में HRM की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। आसान था भाई इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे मतलब कि ये सारा काम किसका होता है, HRM का। आजकल पता है ज्यादातर कंपनियां HR1 को भी रखती हैं और ये कंप्यूटर HRIS को भी रखती हैं। क्यों HRM को रखा जाता है और वो HRIS का यूज करता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज होता है किसके लिए, उनको इससे काम करवाने के लिए, उनकी अटेंडेंस लेने के लिए, उनके स्प्रेडशीट बनाने के लिए, उनकी सैलरी डिसाइड करने के लिए, जॉब अप्रेजल के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनके टेस्ट के लिए, उनकी वेबसाइट, मतलब कि वेबसाइट पे होते हैं ना टेस्ट वेस्ट चलते हैं उनके, हाँ जी, उनसे देखा जाता है कितना प्रोडक्टिव काम किया उन्होंने, कितना काम नहीं किया, ठीक है। उनके सिलेक्शन के लिए, उनको डिमिशन के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, इन सारे के लिए काम किसका होता है, HRIS का। तो आजकल कंपनियों में HRM भी मिलेगा आपको और HRIS भी मिलता है, क्योंकि HRM जो होता है वो HRIS का यूज करता है सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। आसान ना भाई, हाँ जी। शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। डिजाइनिंग ऑफ HRIS की डिजाइनिंग कैसे करी जाए, क्या बनाया जाए HRIS में, मतलब सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है भाई। हाँ जी, क्या क्या काम हो सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो चीज चालू करते हैं। तो HRIS का डिजाइन कैसे करी जाए, इट इज ए लिंकिंग मशीन। HRIS क्या होता है, एक लिंकिंग मशीन होता है विच कनेक्ट्स ऑल डिसीजन मेकिंग सेंट्रल सॉरी भाई, हाँ जी। तो इट इज ए लिंकिंग मशीन विच कलेक्ट्स ऑल डिसीजन मेकिंग सेंटर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि HRIS क्या काम करता है, एक लिंकिंग मशीन है, ये क्या बोलते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैली होती है उसको लिंक करने का काम करता है। जैसे टॉप मैनेजमेंट ने बोला अब से जो सैलरी है ना उसमें 200 रुपए का इजाफा हो जाएगा, यानी कि सबकी सैलरी 200 रुपए बढ़ा दी जाए एम्प्लॉयज की। अब एम्प्लॉयज को जाके कैसे पता जाए, इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारी ब्रांचेस, हमारी सब एम्प्लॉयज को बताना मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइम पे ये कंप्यूटर सिस्टम आता है और ये वाला बस केवल एक बार नोटिफिकेशन डाल देगा कि हमारी सैलरी में अब से, मतलब कंपनी के इसके अंदर अब से 200 रुपए हर एम्प्लॉय के क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही वो फोन खोलेंगे उनके पास मैसेज आ जाएगा या फिर उनके पास सॉफ्टवेयर जो होगा एप्स हो जाएंगे कंपनी के, उसमें पता चल जाएगा हर एक कंपनी में हर एक मेंबर की क्या हो गई, 200 रुपए सैलरी बढ़ा दी गई है। तो ये क्या करती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन फैली होती है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, एक सेंटर प्रोवाइड करती है, एक जगह प्रोवाइड करती है जहां पे वो क्या करते हैं, इट इज अ लिंकिंग मशीन व्हिच कनेक्ट ऑल द डिसीजन मेकिंग सेंटर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सेंटर मेकिंग है या फिर जो डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं उनकी जितनी भी बातें हैं उनको पहुंचा सकती है अपने एम्प्लॉयज तक, सारे लोगों के एम्प्लॉयज को कनेक्ट करके रखती है। कौन सी मशीन, लिंकिंग मशीन। समझ में आ गया ना, अरे यार कैसे समझो, मैं समझाया नहीं पड़ा, मतलब एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें जितने भी एम्प्लॉयज है काम करने वाले, ठीक है, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, ठीक है। और किसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, जितने भी मैनेजमेंट होते हैं, जितने भी वो पॉलिसी बनाते हैं, जितने भी नियम कानून बनाते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन किसके तक पहुंचाने का काम होता है, एम्प्लॉयज तक पहुंचाने का काम होता है, किसका, इस सॉफ्टवेयर का। इतना समझ आ गया ना भाई, और थैंक यू सर, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी समझाने में। आगे चलते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे।
तो डिसीजन एचआरआईएस क्या होता है, डिजाइनिंग एचआरआईएस क्या काम क्या होता है, पहली चीज प्लानिंग ऑफ सिस्टम, सिस्टम जो प्लान करता है उसकी बातें पहुंचाना, अगली चीज इंप्लीमेंटेशन, उसको इंप्लीमेंटेशन करवाना, अगली चीज ऑर्गेनाइजेशन फॉलो, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना वो फॉलो करे किसको, ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है उनको फॉलो करे, आसान है। हाँ जी, उसका काम होता है इंप्लीमेंटेशन, बता ही दिया, उसका इंप्लीमेंटेशन कितना हुआ, कितना काम चल रहा है वो सब बताना, और लास्ट में फीडबैक, जो पॉलिसी अप्लाई गई थी उससे क्या फीडबैक मिल रहे हैं वो फीडबैक भी बता पाओ आप, चलते हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, एचआरएस को ऐसा डिजाइन करना है, कैसा डिजाइन करना है कि वो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पहुंचा सके, यानी आप तक बता सके, फिर आपको क्या बोलते हैं किस तरीके से काम करना है वो आपको समझा सके, और फिर उसके बाद जो आपने काम किया उसको टॉप मैनेजमेंट को दिखा सके, और उसके बाद आपके जो फीडबैक है उस क्या बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन के रिलेटेड वो आप क्या बोलते हैं आराम से टॉप मैनेजमेंट तक बता सको। वो सारा काम किसका होना चाहिए, उस डिजाइन्ड क्या बोलते हैं एचआरआईएस में होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर होना चाहिए। आसान है भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं एप्लीकेशन, लास्ट टॉपिक, और इसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एचआरआईएस, यानी कि कंप्यूटर एचआरआईएस जो है उसको अप्लाई क्यों किया जाए बिजनेस में क्यों लाना चाहिए, बिजनेस में क्यों लाना चाहिए, क्योंकि एचआरएम जो होता है उसमें बहुत सारे लोग लगेंगे, अगर यही सब काम करवाना है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग लगेंगे, क्योंकि डाटा कलेक्ट करना और टेस्ट वेस्ट लेना बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और वही काम एचआरआईएस जो है कंप्यूटर सिस्टम बहुत जल्दी से कर देगा, बहुत तेजी से कर देगा। तो एचआरएम के जितने भी दिक्कतें हैं, मतलब एचआरएम के जितने भी काम होते हैं, जितनी भी दिक्कतें होती हैं, उन सबको काम को पूरा करना है, और सारी दिक्कतों को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, एप्लीकेशन होती है, मतलब जरूरत होती है किसकी, हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एचआरआईएस, कंप्यूटर एचआरआईएस की जरूरत होती है। जैसे कि वो क्या क्या काम करेगा, जॉब डिजाइनिंग, एचआर प्लानिंग, स्टाफिंग भी यानी कि लोगों की भर्ती करना, सक्सेशन प्लानिंग यानी कि उनको प्रमोशन कैसे दिया जाए या फिर डिमोशन कैसे किया जाए उसकी प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, जॉब इवोल्यूशन, क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन प्रोवाइड करना, क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है उसकी जानकारी एम्प्लॉय उसको देना, मतलब बिजनेस का अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये नहीं वातावरण बदल गया दिन से रात हो गई, ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब कि अगर बिजनेस पहले पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करता था, अब बिजनेस नई टेक्नोलॉजी का यूज करने जा रहा है, तो उसकी जानकारी देना एम्प्लॉय को कि भाई अब से ये टेक्नोलॉजी यूज करी तो आपको ये सीख के आना पड़ेगा इसमें। हाँ जी, तो ये सब काम करना किसका होता है, कंप्यूटर एचआरआईएस का मतलब होता है, काम होता है, ठीक है भाई। हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर, और सर थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। आगे क्या बताऊं पता ही नहीं चल रहा भाई। तो भाई यहाँ पे आपकी खत्म हो गई सीरीज, और बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपका कल एग्जाम है, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम जाए, ठीक है। एक वीडियो और बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है ना, क्या बोलते हैं इस वीडियो के, मतलब इस पूरे चैप्टर के, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मुश्किल ही मिल पाएंगे मेरे को, जो भी मिलेंगे भाई क्या बोलते हैं मैं डाल दूंगा। कल एक वीडियो आ जाएगी, लगभग देखते हैं जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, मगर भाई लग जाता है थोड़ा टाइम, तो 11-12 बजे के आसपास आ पाएगी, ठीक है। कोशिश करूंगा थोड़ी जल्दी आए, मगर 11-12 बजे के आसपास आ पाएगी तो देख लेना भाई, मैं बना दूंगा जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि भाई टाइम नहीं मिल पाता, क्या बोलते और भी काम होते हैं, तो इस वजह से आज तो 2 वीडियो बना दी, बहुत ही क्या बोलते हैं गनीमत है भाई कि आपके लिए 2 वीडियो होंगी है, वरना सर एक वीडियो जो आप देखते हो मुश्किल से 40 या 30 मिनट की भी होती है, उसको शूट करने में मेरा आज मुझे मान लो 2-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पहले एक मैटर लिखना होता है, सारा कंटेंट जो शॉर्ट नोट में होता है, पहले तो पढ़ना होता है, फिर उसके बाद लिखना होता है वो सारा कंटेंट, और उसके बाद समझाना होता है कि कैसे समझाया जाए आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, डाउट्स ना हो जल्दी से, ठीक है। और उसके बाद पूरा चैप्टर कवर करना, हर एक टॉपिक कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है सर। तो आप अभी तक रुके, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है सर, थैंक यू। और अगर आपको क्या बोलते हैं नोट्स परचेज करने हैं तो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज करते हो, नंबर देखा भाई आपको 8059639586, और आज के लिए बस नहीं, ठीक है भाई। हाँ जी, तो मिलते हैं अपनी अलग सीरीज के साथ फिर कभी, आपके चलते हैं फिर किसी पेपर के साथ, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय।